आदरणीय श्री अभय चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष आदरणीय संजय कट्ठल जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी आदरणीय अरविंद अग्रवाल जी, हमारे नगर निगम ग्वालियर के सभापति आदरणीय मनोज जी, इस क्षेत्र के पार्षद आदरणीय केशव सिंह गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर के साक्षी बन रहे हमारे सभी लोहा व्यवसायी महानुभाव और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये प्रसन्नता का अवसर है कि जब लोहा मंडी परिसर का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है, मैं इस मौके पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी संजय कट्ठल जी कह रहे थे कि आपने बहुत सहयोग किया, तो स्वाभाविक रूप से अगर लोहिया बाजार ग्वालियर में है और लोहिया बाजार की कोई कठिनाई है और मैं भी ग्वालियर का हूँ, तो कोई बम्बई वाला सहयोग करने थोड़ी आएगा, मुझे ही सहयोग करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जो सहयोग किया है वो कोई एहसान थोड़ी है। आपकी ज़रूरत थी, मेरी जिम्मेवारी थी। आपकी ज़रूरत पूरी हुई, मेरी जिम्मेवारी पूरी हुई, ऐसे ही लेना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से ये कोशिश चल रही है। और उस समय ये भी था कि लोहिया बाजार भी कई सुविधाजनक जगह पर शिफ्ट हो जाए, दाल बाजार भी किसी उपयुक्त स्थान पर चला जाए, तो शहर में जो कठिनाई है वो भी समाप्त हो और व्यापार करने में जो कठिनाई आ रही है उसका भी निराकरण हो सके। दाल बाजार तो चूँकि ज़मीन के मामले में उलझा ही रहा, लेकिन लोहिया बाजार वालों ने जगह पसंद भी की और पसंद करने के बाद रजामंदी भी हुई और काम आगे भी बढ़ा। लेकिन जैसा कि हमारे ग्वालियर का दुर्भाग्य है, किसी भी भले काम के लिए जगह ढूंढने जाओगे तो उसमें एक न एक बुरा आदमी अपनी पच्चड़ फंसाए आपको मिलेगा ही, और वो एकदम नहीं दिखेगा। जब काम एकदम उभर जाएगा तब अपनी पच्चड़ फंसा देगा। लेकिन आप सब लोग लगातार संघर्ष करते रहे और आप लोगों ने हार नहीं मानी, इसीलिए आप सब लोगों की जीत हुई है। इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से और ज़्यादा बधाई है। हम सब ग्वालियर के निवासी हैं। अपना ग्वालियर अच्छा हो और ग्वालियर का व्यापार व्यवसाय भी अच्छा चले, ये हम सब लोगों की इच्छा रहती ही है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि समय को जिसने नहीं पहचाना वो आगे नहीं बढ़ पाता। काल की बड़ी कीमत है और वक्त से बड़ा कोई नहीं है।
और इसलिए जब जब जैसी जैसी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढालना और उस परिस्थिति का सदुपयोग करना, यही निश्चित रूप से समझदारी है। लकीर का फकीर बने रहने में नुकसान ही है, फायदा तो है ही नहीं। और इसलिए आप सब देखते हैं कि हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति पर कितने प्रहार हुए। मुगल आए, मुगलों ने आक्रमण किया, देश पर कब्जा किया और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो सब कुछ नष्ट कर दें जिससे आने वाली पीढ़ियां भूल ही जाएं कि वो कभी हिंदू थे, और उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी 250 साल राज किया। अंग्रेजों से राजे महाराजे मिले रहे तो राज करना उनका आसान रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कोशिश यही थी कि हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया जाए, हिंदुस्तान के भाईचारे को नष्ट कर दिया जाए, हिंदुस्तान के साहित्य को नष्ट कर दिया जाए, हिंदुस्तान के धर्म को नष्ट कर दिया जाए, हिंदुस्तान की जो ग्रामीण परंपराएं उनको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आप सब इस बात को भलीभांति जानते हो कि जो हम कहते हैं ना कि कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ तो है ही, और कुछ का विश्लेषण तो बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि हमने अपनी संस्कृति पर कभी भी अहंकार नहीं किया। हमारे यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में हमेशा डेमोक्रेसी रही, लोकतंत्र रहा। किसी ने किसी को मना नहीं किया तुम राम की पूजा मत करो, किसी ने किसी को मना नहीं किया कि भगवान महावीर स्वामी की पूजा तुम मत करो। और यूं देखें तो किसी ने इस्लाम के लिए भी मना नहीं किया, किसी ने ईसा मसीह की पूजा के लिए भी मना नहीं किया। लेकिन जब बलात् धर्म परिवर्तन होता है तो तकलीफ होती है, वो तो अपराध है, तो इसलिए कार्रवाइयां भी होती हैं। तो हमारी जो सांस्कृतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके कारण हमको कोई नष्ट नहीं कर पाया। और जब जब युग परिवर्तन का दौर आया तो हमने उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश की, और इसलिए लोगों के नष्ट करने के बाद भी हम नष्ट नहीं हो पाए। हमारा देश हमेशा गांव में बसने वाला देश रहा है। अभी कुछ समय देख लें तो 30 साल से लगभग शहरीकरण ने थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ा है। नहीं तो 30 साल पहले तो शहर छोटा था और गांव ही बड़े थे। हर आदमी यहाँ बैठा है वो भी किसी ना किसी गांव में ही रहता था। गांव का जो ताना बाना था, गांव की जो परंपरा थी, उसका कोई लिखित संविधान नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं संविधान से ज्यादा परंपराओं की मान्यता थी। ये हो सकता है कि लोगों के घर कच्चे हों, लेकिन रिश्ते सबके बहुत मजबूत थे। कच्चे घर ने कभी रिश्तों को कमजोर नहीं होने दिया। अब मकान पक्के हो सकते हैं लेकिन रिश्तों में उतनी मजबूती नहीं है। गांव का भाईचारा,
गांव की अपरंपरागत शिक्षा, गांव में कानून नहीं था, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पंच जो कह देते थे वो राष्ट्रपति की बात से भी ज्यादा महत्व रखती थी। उन्होंने कह दिया तो फिर थाने अदालत कोई नहीं लगती थी, सब लोग उसको मान्यता देते थे। ये हमारी परंपरा थी। प्रवीण जी ऊपर आ जाइए। तो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, आज लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो बड़े आदमी माने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, लेकिन हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में तो कैश के लेन देन का और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। देखो आप 40-50 साल पहले जो गांव में थे, नगद चलता ही नहीं था, और नगद नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। जब बढ़ती हुई नगदी नहीं भ्रष्टाचार खड़ा किया है। और गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, सबका दुख गांव का दुख होता था, सबकी खुशी गांव की खुशी होती थी। होली हो, दिवाली हो, मकर संक्रांति हो, रामनवमी हो, गोवर्धन की पूजा हो, सब मिलकर मनाते थे। मुझे ध्यान है गांव में, गांव के बारे में, अपर कास्ट सुलूट कास्ट के बारे में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो पूरी सच नहीं है। समाज में कुछ बुरे लोग रहते हैं, तो जो बुरे तो हर जात में हैं, तो ठाकुर के साथ भी बुराई करने में कोई चूकता थोड़ी, अगर बुरा है तो। बैस के साथ भी चूकता है क्या, बताओ, अगर बुरा है तो। और अगर बुरा नहीं है तो वो अच्छा है तो अच्छा ही करेगा सबके साथ। तो मुझे ध्यान है, हम लोग 2 महीने की छुट्टी में अपने गांव में जाते थे, तो हमारी दादी गांव में रहती थी, तो बाल्मीक समाज के व्यक्ति के यहाँ खाना खाने नहीं जाते थे शादी में। लेकिन मुझे ध्यान है कि 12-1 बजे हमारी दादी जगा के बोलती थी कि वो लक्ष्मण दाऊ के यहाँ चले जाओ और ये 1 रुपया ले जाओ, इससे उनकी लड़की का ब्याह है, पैर पूज के आओ। ये जो परंपरा थी, यही हमारी ताकत थी, और इसी ताकत के कारण कोई हमको तोड़ नहीं पाया। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? रामायण जी है, गीता जी है। गीता को कितने लोगों ने लिखा? मतलब आप भी गीता का भाष्य टीका करना चाहो तो आपको मनाही नहीं है। आप गीता पर टिप्पणी कर सकते हो, किताब लिख सकते हो, छपा के उसको प्रकाशन कर सकते हो, कोई रोकता है क्या? ये हिंदू धर्म में ही होता है। आप रामायण का अनुवाद अपने हिसाब से कर सकते हो। हमारे यहाँ व्यापकता है। व्यापकता है तो बरकत है, व्यापकता है तो प्रगति है। यही व्यापकता हमारी हस्ती को मिटने नहीं देती और न कभी मिटने देगी, ऐसा हम सब लोगों का पूरा विश्वास है। और इसलिए लोहा मंडी के हमारे मित्रों ने अपने आप को निराश नहीं किया। बहुत विपरीत परिस्थितियां आई। कभी कभी तो मेरे जैसे आदमी को ऐसा लगा कि अब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप सब मिलते रहे और अपन सब मिलके कोशिश करते रहे, तो आप सबकी जीत हुई और आज ये परियोजना आगे बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर एक बात आप सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ। अब काम शुरू हो रहा है,
लेकिन काम प्रारंभ करने से पहले आप सब लोग इस पूरे परिसर में वृक्षारोपण की प्लानिंग कर लो। इस पूरे क्षेत्र में छोटे बड़े कम से कम 10,000 वृक्ष लगना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वृक्ष लगेंगे तो इसका फायदा आपको ही होने वाला है। छाया की जरूरत होगी तो छाया मिलेगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, और आने वाले समय में मानव के स्वार्थ के कारण जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ सारी दुनिया में हो रही है, उसके कारण क्लाइमेट चेंज का मामला चल रहा है। अब आज बरसात का मौसम है, क्या बताओ? फसल खेत में खड़ी है या कटने के लिए खड़ी है, और बरसात ने फसल चौपट कर दी। तो ये जलवायु परिवर्तन का असर काफी गहराने वाला है, और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जो हम लोगों को करना है, सरकारों को करना है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन वृक्ष हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में एक बड़ा योगदान देगा। आप सब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने वृक्ष लग सकते हैं, उनकी काउंटिंग कर लीजिए। वृक्षों का प्रकार क्या होगा, उतने वृक्ष ले आइए, धीरे धीरे लगाइए, लेकिन सारा का सारा परिसर वृक्षों से आच्छादित हो जाए और आदमी को ऐसा लगे कि हम लोहिया बाजार में नहीं, हरे भरे कॉलोनी में आ गए। ऐसा आनंद की अनुभूति इस परिसर में आने पर होनी चाहिए। और वृक्षों के लिए पानी की जरूरत होगी, शुरुआती दौर में देखभाल की जरूरत होगी, तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन की जो परियोजना है बहुत महंगी नहीं है। एक जगह एक ट्यूबवेल लगाकर आप उसको दिन में 1 घंटे के लिए चला सकते हैं। 1 घंटे में जितनी बूंदें गिरेंगी वो पेड़ को जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती हैं। पानी भी बचेगा और वृक्ष भी बड़े होंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।